आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन, इनका जो राज्यकाल था, इनका जो शासनकाल था, वो शासनकाल कैसा था। क्योंकि ये इस दृष्टि से भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब राजा ही धम्मिक हो जाता है, यानी कि शील और विनय के आचरण का पालन करने वाला बन जाता है, तो उसे उसके राजकाज में भी बड़ी सफलताएं मिलती हैं। और ऐसे ही राजा हर्षवर्धन रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में ये देखा कि सम्राट हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को राजाश्रय दिया था, और इस राजाश्रय के कारण नालंदा विश्वविद्यालय में जो आचार्य थे, जो विद्यार्थी थे, उन सब के लिए एक ऐसा अवसर बन जाता था कि वे एक बेहतर साहित्य का निर्माण करें। उनके लिए बड़ी सुविधाएं सम्राट हर्षवर्धन ने मुहैया कराई थी। हमने पिछले कड़ी में ये भी देखा कि आचार्य धर्मकीर्ति, जिन्होंने न्याय पर बड़ा अच्छा ग्रंथ लिखा था, प्रमाणवर्तिक, लेकिन आचार्य धर्मकीर्ति जो है ये उस परंपरा से आते हैं जिस परंपरा से आचार्य दिगनाग आते हैं। और आचार्य दिगनाग को बौद्ध न्याय के पिता के रूप में देखा जाता है कि बौद्ध न्याय शास्त्र जो है इसके रचयिता ही आचार्य दिगनाग हैं, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय से हैं। और आचार्य धर्मकीर्ति जो थे ये आचार्य ईश्वर सेन, जो कि दिगनाग के शिष्य थे, उनके आचार्य ईश्वर सेन के धर्मकीर्ति शिष्य थे। और ये जो शिष्यों की परंपरा रही, इन्होंने न्याय का जो अभ्यास है, इस परंपरा को, इस अध्ययन की परंपरा को आगे बढ़ाया और इसे और भी मजबूत बनाया। आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं। धर्मकीर्ति न्याय शास्त्र के अध्ययन में ज्यादा रुचि रखते थे, और इस विषय को उन्होंने दिगनाग की शिष्य परंपरा के आचार्य ईश्वर सेन से पढ़ा था। अपना विद्याभ्यास पूर्ण करने के बाद उन्होंने अपना जीव ग्रंथों की रचना करने और शास्त्रार्थ करने तथा उसे पढ़ने और पढ़ाने में अपना वक्त बिताया। तो ये जो आचार्यों का अपना एक जीवनचर्या का अंग रहा है कि वे स्वयं अध्ययन करना, संशोधन करना, उसे पढ़ना और फिर पढ़ाना, उसका चिंतन मनन करना और नई पीढ़ी के लिए अपने चिंतन को पहुंचा देना, जिससे कि एक बेहतर जगत के निर्माण में बड़ी सहायता होती है। तो बौद्धों की परंपरा का ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आप देखिए कि अब तक जितना बौद्ध साहित्य उपलब्ध है, वही साहित्य आज के जीवन में हमें शील, प्रज्ञा, करुणा, इन सब की शिक्षा देता है, उसका आदर्श उपस्थित करता है। और इसे इसका जो अनुशीलन करते हैं, जो अनुपालन करते हैं, उनका जीवन देखिए एकदम बेहतरी की ओर चला जाता है। इन आचार्यों के जीवन से ज्ञात होता है कि सम्राट हर्ष के काल तक बौद्ध न्याय का किस प्रकार से विकास हुआ। सम्राट हर्ष का जो समय था, यानी कि सम्राट हर्षवर्धन का समय, इस समय तक बौद्ध न्याय का कैसे विकास हुआ, ये बात भी हमें यहीं से पता चलती है। सम्राट के परम मित्र ह्वेनत्सांग वल्लभी महाविहार के बारे में लिखते हैं कि यहाँ 100 संघाराम है। ये उस वक्त की बात, 7वीं सदी की। सम्राट हर्षवर्धन का वो शासनकाल जो प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनत्सांग ने अपने यात्रा वर्णन में उसका विश्लेषण किया है। देखिए अपने वृत्तांत में वे लिखते हैं कि पश्चिमी भारत में यहां 100 संघाराम है, जिसमें 6000 भिक्षु विहार करते हैं। मतलब 6000 भिक्षु यहां निवास भी करते हैं, और इस विद्यापीठ में छात्र 2 या 3 वर्ष तक रहकर अध्ययन करते हैं। उसके बाद उन्हें उपाधि दी जाती है। नालंदा के समान या आसपास विक्रमशिला की भी ख्याति है। विक्रमशिला का उल्लेख भी चीनी यात्री ह्वेनत्सांग
अपने यात्रा वृत्तांत में करते हैं। वे लिखते हैं कि ये गंगा के किनारे स्थित है। ये ह्यूएनत्सांग का यात्रा वर्णन है। वे लिखते हैं कि यहाँ ये गंगा के किनारे स्थित है और बंगाल के बौद्ध शासक पाल राजाओं के काल में यह अपनी उन्नति के शिखर पर था। इसके 6 विशाल द्वार थे जिनमें द्वार पंडित निवास करते थे और शिक्षा के बाद विद्यार्थियों को पंडित की उपाधि दी जाती थी। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज तक हमारे यहाँ यह शब्द बड़ा प्रचलित है, पंडित। लेकिन यह उपाधि विक्रमशिला में उन छात्रों को दी जाती थी जो छात्र अध्ययन करते थे लगातार, और अध्ययन करने के बाद जब वो अपना अध्ययन पूर्ण कर जब परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते थे तो उनके उत्तीर्ण होने पर उन्हें जो उपाधि प्रदान की जाती थी उसे पंडित कहा गया है। अब देखिए कि हर्षवर्धन के काल में अजंता का भी विकास हुआ है। देखिए, ये एक और भी महत्वपूर्ण जानकारी है कि हम इस समय पूरी दुनिया में जिसका आदर्श है शिल्प कलाओं में और पेंटिंग्स में, विशेष रूप से अजंता और एलोरा, इन दोनों जगह जो बौद्ध लेणियां हैं, उन लेणियों का विकास भी सम्राट हर्षवर्धन के काल में हुआ है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में ही अजंता का शिलान्यास रखा गया था। 2री शताब्दी में इसका शिलान्यास रखा गया और 7वीं शताब्दी तक इसका विकास होता रहा। यानी देखिए कि कितनी शताब्दियों तक अजंता और एलोरा पर काम किया गया। तब से हजारों वर्ष लगातार उसकी प्रगति होती रही और कुछ गुफाओं से प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम इन गुफाओं में हिनयानी भिक्षु रहते थे और बाद में यह स्थान महायान संप्रदाय के अधिकार में चला गया। ये जो अर्धचंद्राकार पहाड़ी है, अर्धचंद्राकार पहाड़ी अजंता की, जहां ये गुफाएं हैं, आप कभी जाएं तो देखें, ये जैसे हम लोग गुफाओं के उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो देख सकते हैं कि ये अर्धचंद्राकार, ये अर्धगोलाकार, अर्धचंद्राकार ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी में विशाल गुफाएं तथा उनकी कारीगरी अतीत के वैभव की स्मृति दिलाती है। हमारे अतीत का जो बीता हुआ स्वर्णिम अतीत है बौद्धों का, उसकी वो उसके वैभव की स्मृति दिलाती है। इन गुफाओं के भित्ति चित्र इतने अरसे बाद आज भी अपने विशिष्ट रंगों के कारण चमकते हैं और इन चित्रों द्वारा बुद्ध चरित्र और जातक कथाओं को अंकित किया गया है। ये जो सारे अजंता के हम लोग अगर पेंटिंग्स देखें तो इन पेंटिंग्स से, भित्ति चित्रों से हमें ये पता चलता है कि यहाँ बुद्ध चरित्र और जातक कथाएं, इन दोनों को भित्ति चित्रों के रूप में परिवर्तित किया गया है, उनको उकेरा गया है। और इसी प्रकार बोधिसत्वों के चित्र भी यहाँ बड़े अद्भुत है। तो अजंता की ये जो विशेषता है, ये विशेषता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। आज ये भित्ति चित्र संसार के चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ नमूने माने जाते हैं और आगे चलकर इन्हीं के आधार पर सिगिरी यानी कि सिलोन पर्वत के भित्ति चित्रों का भी निर्माण हुआ और 7वीं सदी के बाद अजंता में कोई नई गुफा नहीं बनी। यानी कि सम्राट हर्षवर्धन के राज्यकाल के समाप्ति के बाद फिर यहाँ कोई नई गुफा नहीं बनी और अजंता के विकास का अंतिम काल यही माना जाता है, यानी कि सम्राट हर्षवर्धन का राज्यकाल। अजंता एवं एलोरा दोनों हर्षवर्धन के साम्राज्य में नहीं थे। ये बात बड़ी उल्लेखनीय है कि उनके साम्राज्य में नहीं थे, बावजूद इसके वहाँ का विकास करने में उनकी भूमिका बड़ी रही है। तो यहाँ रुकेंगे इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।